जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स का हम सबके चैनल ईपीएस पर। स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं ज्योग्राफी की अपनी आगे की क्लास। इससे पहले अपने 2 लेक्चर ज्योग्राफी मतलब कि भारत के भूगोल के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि मैंने भारत के भूगोल का आपको सामान्य परिचय विद मैप कराया था। सेकंड क्लास में स्टूडेंट मैंने भारत के भूगोल का जो भारत के पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश के साथ भारत के कौन कौन से स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है उन पर मैप के थ्रू विस्तार से चर्चा करी थी। आज स्टूडेंट मैं समझाऊंगी आपको भारत की नदियाँ। और थोड़ा सा प्लीज़ आप कोऑपरेट करना वॉइस को लेके। मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा तेज बोलने की, क्योंकि हमारे बिल्डिंग के नीचे ही काम चल रहा है। ड्रिल मशीन होती है ना, उसकी आपको थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत होगी, उसकी साउंड आ रही है। मैंने काफ़ी वेट किया कि ये बंद हो जाए, और उनको बोल भी नहीं सकते, वो अपना काम स्टॉप नहीं करेंगे, लेकिन उनकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और मैंने काफ़ी इंतज़ार करने के बाद सोचा कि फाइनली मैं वीडियो को शूट कर लेती हूँ। ये काम क्या पता शाम तक चले, तो अपन इतना वेट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ थोड़ा सा वॉइस को लेके कोऑपरेट करना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं हाई पिच रखूँ अपनी, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। आज स्टूडेंट में भारत की नदियाँ कितने भाग में विभाजित हैं उन पे चर्चा करेंगे और मैप से समझेंगे। जैसे कि भारत की नदियाँ आप सभी को पता है स्टूडेंट, भारत की नदियाँ 2 भागों में विभाजित है। एक तो हिमालय की नदियाँ है और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। हिमालय की नदियाँ ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हिमालय की नदियाँ कितने पार्ट्स में डिवाइड है स्टूडेंट? हिमालय की नदियाँ भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो सिंधु नदी तंत्र, सेकंड है गंगा नदी तंत्र, थर्ड है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो हिमालय की नदियां हैं ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। इन्हें भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे? एक तो स्टूडेंट है सिंधु नदी तंत्र। इसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं? जैसे कि सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं उनको मैं अच्छे से विद मैप आपको समझाऊंगी। सिंधु कहाँ से होकर निकलती है, कहाँ से होकर जाती है, और कहाँ पर ये इसका मतलब जो एंड है वो कहाँ पर होता है, उस पे चर्चा करेंगे। और जैसे कि सिंधु नदी तंत्र है, गंगा, फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट गंगा नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? फिर पढ़ेंगे हम गंगा नदी तंत्र। फिर पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? फिर पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये आपको अच्छे से करना है। स्टूडेंट प्रॉब्लम हो रही थी, पापा खिड़की बंद कर रहे हैं और गेट बंद कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से ड्रिल की आवाज़ बहुत तेज आ रही है। मैं बोल रही नहीं खिड़की खोल दो, क्योंकि अभी मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, तो थोड़ी जो सूर्य की रोशनी से क्लियरिटी होती है वो भी चली जाएगी, इसलिए मैं वेट करती हूँ। नहीं तो मैं सुबह ही वीडियो 6-7 बजे शूट कर दूँ, तो हमें भी धूप के भरोसे रहना पड़ता है जैसे कि जादू। तो जब तक धूप नहीं आती है तो मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। अपने पास एक तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम आप इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, आप डिजिटल बोर्ड ले लें तो और अच्छा रहेगा, आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। व्यूज़ तो स्टूडेंट ऐसे हमारे बढ़ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये व्यूज़ का मतलब यही होता है कितने स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी बढ़ ही जाएंगे। अभी 1-1.5 हज़ार, 2 हज़ार, 2.5-3 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं, मेरे लिए वो बहुत काफ़ी है। मेरे साथ मुझे ये खुशी है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सीरियस है पढ़ाई को लेके। चाहे मैं ये मानती हूँ कि अगर मेरे साथ 10 भी स्टूडेंट जुड़े ना, मैं चाहती हूँ वो स्टूडेंट मेरे साथ सीरियस स्टूडेंट जुड़े, जिन्हें कि अपनी लाइफ में कुछ करना है, जिन्हें कि एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है। तो डिजिटल बोर्ड की तो स्टूडेंट ऐसे है वो भी जल्द से जल्द लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आपकी मैम के पास इतने पैसे नहीं कि मैं डिजिटल बोर्ड अफोर्ड कर सकूं। यहाँ तक कि मैं रिंग लाइट भी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं धूप के भरोसे रहती हूँ और मैं तभी अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ। तो इसलिए आपको कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि एक होता है ना कि अगर रिंग लाइट है तो वही टाइमिंग है कि मेरे को 7 बजे डालनी है शूट करके 8 बजे, लेकिन यहाँ पर है ठंड में भी मैंने ऐसी वीडियो शूट करी थी, जब धूप आती है मेरे रूम में तभी मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ। और अभी देखो अभी ये नई प्रॉब्लम है, नीचे ड्रिल चल रहा है तो उसकी वजह से साउंड आ रहा है। अभी जैसे कि मैंने बताया पापा विंडो और गेट को बंद कर रहे थे, मैंने कहा नहीं पापा खोल दो, क्लियरिटी नहीं आएगी। तो बस यही मैं पापा को बोल रही थी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की नदियाँ कितने भागों में विभाजित है, तो आप क्या लगाएंगे? भारत की नदियाँ 2 भागों में विभाजित है। एक तो क्या है हिमालयी नदियाँ,
और एक है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ में कौन कौन सी, इनको भी हमने इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र, सेकंड गंगा नदी तंत्र और थर्ड है स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज स्टूडेंट मैं आपको अच्छे से सरल भाषा में और विद मैप समझाने का प्रयास करूंगी सिंधु नदी तंत्र को। किसको स्टूडेंट? सिंधु नदी तंत्र को आज हम समझेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में गंगा नदी तंत्र को अच्छे से समझेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को एक एक करके समझेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं ये तीनों एक साथ आपको कराऊंगी ना तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वैसे भी नदियों को याद करने में काफी टाइम लगता है। जैसे कि सिंधु है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ऐसे करके अभी मैं आपको मैप से समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। और इसके बारे में और भी सिंधु नदी के बारे में काफ़ी फैक्चुअल जानकारी है जो कि एग्जाम में आती है स्टेट लेवल पीसीएस में, और किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो हम एक एक को कवर करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी स्टूडेंट मैंने पहले ही बताया था बच्चों को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये टेक्निकल विषय है। इसको आप मैप से ही अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप मैप से समझते हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को याद कर पाते हैं। अगर आप फैक्ट्स रटेंगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया सिंधु नदी तंत्र, अभी अगर सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो मुख्य नदी, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी आपसे पूछ ली जाए तो ये सिंधु ही है। क्या है स्टूडेंट? सिंधु नदी की नदी तंत्र की मुख्य नदी क्या है? ये है सिंधु। पता है स्टूडेंट क्या होता है, जैसे कि मेरे को आदत है एकदम शांत माहौल में पढ़ने की, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ नाइट में पढ़ना। मुझे दिन में पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि दिन में ना क्या होता है हलचल रहती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को पढ़ाई के लिए चाहिए एकांत। इसलिए स्टूडेंट मेरा कॉलेज और स्कूल लाइफ से ही मैंने अपना रूटीन बना रखा है कि मैं रात्रिचर हूँ। मुझे रात में ही पढ़ने में मजा आता है। रात में क्या होता है, दिन में ना जैसे हम लड़कियां हैं तो हमें थोड़ा बहुत काम भी देखना पड़ता है, गेस्ट आ जाते हैं उनको भी हैंडल करना पड़ता है, और वैसे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिन में चलती रहती है, तो कंसंट्रेशन ना बन नहीं पाता। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही ना स्टूडेंट अपना स्कूल टाइम से ही नाइट का रूटीन बना रखा है। तो मुझे ना बहुत अच्छे से मेरी पढ़ाई रात को ही होती है। रात में अपना 7-8 बजे तक, गर्मियों में तो 7-8 बजे तक खाना पीना बना के, खाना पीना फैमिली को खिला के तो हम लग जाते हैं पढ़ाई करने। 8 बजे से 2-3 बजे तक स्टूडेंट चलती है अपनी पढ़ाई नाइट में। कभी कभी जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे 4-4, 5-5 भी बज जाते हैं सोने में, लेकिन मेरे को रात को ही पढ़ना अच्छा लगता है इसी हलचल की वजह से। ये जो हलचल रहती है ना, कभी बिल्डिंग में कुछ हो रहा है, कभी वैसे कुछ हो रहा है, फैमिली में कुछ हो रहा है, और आस पड़ोस का कुछ ऐसा चलता रहता है, थोड़ा नहीं लगता है मेरा दिन में। तो रात को क्या होता है 9 बजे तक सबको खाना पिलाना करके, लास्ट हमारा होता है 9 बजे तक, पापा मम्मी भाई सब सो जाते हैं, सबको भाई को ऑफिस जाना होता है, मम्मी पापा सो जाते हैं, तो आराम से पढ़ाई हो जाती है। तब कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। अपने रूम में बैठो आराम से, एकांत में पढ़ाई करो, चाय बनाओ, आराम से बैठो पढ़ो। तो वो ना मेरे को लगता है वो ज़्यादा गुणात्मक पढ़ाई होती है, मतलब ज़्यादा उससे मुझे ज़्यादा आउटपुट मिलता है। तो मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है कि भाई मैं अपना रूटीन रात में ही रखती हूँ, इसलिए मैं खुद को रात्रिचर कहती हूँ कि जितना भी फोकस होके मेरे को पढ़ना होता है 7-8 घंटे मैं रात में ही अपना पढ़ती हूँ। और ये रीज़न आपने अभी देख लिया, जैसे कि बिल्डिंग में काम चल रहा है, और अगर मेरे पास स्टूडेंट रिंग लाइट का मैं जल्द से जल्द अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं रिंग लाइट का अरेंजमेंट कर लेती हूँ तो मैं आपकी कक्षा भी नाइट में लिया करूँगी, जैसे कि 6 बजे लगे, क्योंकि उस समय ना सब शांत माहौल होता है। ये जो अभी हलचल होती है ना गली में, और मतलब घर में भी थोड़ा हलचल रहती है, वो नहीं होती। नाइट में सब अपना सो जाते हैं और अपना आराम से बच्चों को पढ़ाओ शांति से। अभी जैसे ये ड्रिल का काम चल रहा है तो डिस्टर्बेंस हो रही है, वो जो मैं फोकस के साथ आपको सारी अच्छे से चीज़ें पढ़ाना चाह रही थी वो थोड़ा सा हिल जाता है कंसंट्रेशन, तो मेरा बैठ नहीं पाता। मुझे चाहिए एकदम फोकस, ताकि बच्चों को अच्छे से मैं समझा पाऊँ। और आपको भी डिस्टर्बेंस होगी, आवाज़ आएगी पीछे से वीडियो में वॉइस की, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये इसका वेट कब तक करते हैं, तो अभी तो थोड़ा बंद हो गया है, तो फिर शुरू करते हैं, क्या पता कब स्टार्ट हो जाए। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया, अगर भारत की नदियाँ पूछ ले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो हिमालय की नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन सी दूसरी है? प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये आप ध्यान में रखेंगे। हिमालय नदियों का भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर स्टूडेंट पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की, इसकी अगर आपसे मुख्य नदी पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है, तो ये है सिंधु। क्या है स्टूडेंट? ये है सिंधु नदी। देन दोस्तों ये नदी के बाएं तट से आकर मिलने वाली, हाँ अगर हम बात करें
सिंधु नदी की सहायक नदियां बताइए, सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं। और स्टूडेंट यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी बताइए या सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। कितनी? सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? 5। अब पहले आप ये जान ले कि जो सिंधु नदी है, ये सिंधु जो नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो पहले मैप के थ्रू मैं उसको बताती हूँ, फिर बात करेंगे सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं। तो स्टूडेंट जो अपनी सिंधु नदी है, सिंधु नदी निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है तो आप लगाएंगे चेमा, आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट? आप लगाएंगे तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप। आप ध्यान में रखेंगे सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप है स्टूडेंट, ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होकर क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। और कहाँ से होकर जाती है स्टूडेंट? ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और कहाँ पर अपना जल गिराती है? अरब सागर में। अगर आपसे पूछ ले सिंधु नदी कहाँ पर जल गिराती है? अरब सागर में जाकर ये जल गिरा देती है। अब आप पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो आप क्या लगाएंगे? सिंधु नदी निकलती है स्टूडेंट तिब्बत के मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ है? यहाँ पर तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप ही है ये, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। आप पहला तो ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट ये नदियों का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो नदियों को टॉपिक को हम आराम से मैप के थ्रू चीजों को ऐसे समझेंगे कि इसके बाद आपको कभी नदियों में दिक्कत ना हो, आपको दोबारा नदियां ना पढ़नी पड़े। तो आराम से चीजों को धैर्यपूर्वक सुनना है और अंत तक वीडियो में जुड़े रहना है। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई मैडम ने बताया था सिंधु जो नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होकर निकलती है। और कहाँ से होकर जाती है? जम्मू कश्मीर से होते हुए स्टूडेंट ये पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान के बाद स्टूडेंट ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर? ये अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर। सिंधु नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है? ऐसे आ जाए तो आप लगाएंगे अरब सागर। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, अरब सागर इधर है पश्चिम में, ये आप ध्यान में रखेंगे। और बंगाल की खाड़ी है इधर और हिंद महासागर है नीचे, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट ये तो हमने जान लिया कि भाई जो सिंधु नदी है ये सिंधु नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदी है, मुख्य नदी है। और ये भी जान लिया हमने कि भाई सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। आप लगाएंगे चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो कि तिब्बत के मानसरोवर के समीप है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान से होते हुए क्या तिब्बत में अपना जल गिरा देती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से पीसीएस स्टेट लेवल पीसीएस में एक क्वेश्चन जो कि हर बार बनता है वो ये है कि तिब्बत की सहायक नदियाँ कितनी हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ कितनी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कितनी हैं तो आप पहले तो संख्या ही याद रखेंगे। सिंधु नदी की सहायक नदियां है 5। कितनी है? 5। अब ये नदियां 5 कौन कौन सी है विद मैप इसको भी समझते हैं। चलो फिर देखो, ये है अपनी सिंधु नदी। ये कौन सी है? सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी है। अब इसमें इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी है स्टूडेंट झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये आप ध्यान में रखेंगे। सिंधु नदी की सहायक नदियों की अगर बात करें तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब स्टूडेंट आप ये ध्यान में रखेंगे ये नदी के बाएं तट से आकर मिलने वाली 5 सहायक नदियां हैं। जो ये 5 सहायक नदियां बताई मैंने ये बाएं तट से आकर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? सिंधु नदी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सिंधु की कितनी सहायक नदी है तो आप 5 लगाएंगे। ये पांचों नदियां स्टूडेंट सिंधु नदी में बाएं तट से आकर मिल जाती है। बाएं तट से आकर स्टूडेंट ये यहाँ पर सिंधु में मिल जाती है। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। क्या कौन कौन सी है स्टूडेंट? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब इनको आपको सीक्वेंस से याद रखना है कि कैसे कैसे आकर ये मिलती है। कुछ नहीं है, 2-3 बार रिपीट करेंगे ना। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम आती है पहले झेलम मिलती है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसको आप 3-4 बार रिपीट करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगी। और ये आपको याद करनी है कि भाई सिंधु की सहायक नदियां कितनी हैं। और ये ध्यान में रखना है ये
सिंधु में जो सिंधु नदी है इसमें बाएं तट से आकर मिलती है। कौन से तट से आकर मिलती है? बाएं तट से आकर ये मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये आप ध्यान में रखेंगे। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये आप सीक्वेंस से याद रखेंगे। ये सिंधु में आकर मिलती है बाएं तट से, सिंधु में आकर बाएं तट से ये मिलती है। ऐसे आ जाए कि ये जो सहायक नदियां है सिंधु की 5, ये सिंधु में दाएं तट से आकर मिलती है, बाएं तट से आकर मिलती है, या दोनों, ऐसे करके ऑप्शन दिए हो तो आप लगाएंगे कि भाई जो सिंधु की 5 सहायक नदियां मैडम ने बताया था, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सिंधु में बाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियां है। बाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियां, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट, जो सिंधु नदी तंत्र है इसमें 2 नदियां तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। 2 नदियां कहां से निकलती है सिंधु नदी तंत्र में? 2 नदियां निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से। तिब्बत का मानसरोवर कहाँ है? ये मैंने बताया, ये यहाँ पर मानसरोवर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये कौन कौन सी नदियां है? अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी तंत्र की ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे सिंधु और सतलज। स्टूडेंट, जो सतलज ये यहाँ से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से। कौन सी? सतलज। सतलज और स्टूडेंट ये अपना सिंधु और सतलज आप ध्यान में रखेंगे तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। कौन कौन सी ऐसी सिंधु नदी तंत्र की 2 नदियां हैं जो कि तिब्बत के मानसरोवर से होकर निकलती हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे सिंधु और सतलज, इनका आप नाम ध्यान में रखेंगे। स्टेट लेवल पीसीएस में या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना करें, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मूव करते हैं स्टूडेंट, सिंधु नदी तंत्र से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है स्टूडेंट की एकमात्र नदी बताइए, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी बताइए जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, तो आप लगाएंगे झेलम। स्टूडेंट, जो झेलम नदी है ये जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये है अपना जम्मू कश्मीर। आप ध्यान में रखेंगे सिंधु नदी तंत्र की झेलम नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे अब 3 नदियां बची, अगर शेष 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जो चेनाब, रावी, व्यास, अगर आपसे पूछ लिया जाए चेनाब, रावी, व्यास ये कहाँ से होकर निकलती है, तो स्टूडेंट ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश से सिंधु नदी तंत्र की कितनी नदियां निकलती हैं, तो आप लगाएंगे 3। अब ये 3 नदियां कौन कौन सी है ये ध्यान में रखेंगे, चेनाब, रावी, व्यास, ये तीनों नदियों का नाम आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जैसे कि यहाँ से भी स्टूडेंट अगर आपने पीवाईक्यू अपने स्टेट लेवल के पीसीएस के सोल्व करें तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मिठानकोट के सिंधु नदी बाएं तट पर अपना जल गिराती है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई सिंधु नदी तंत्र कहां पर अपना जल गिराती है, तो आप लगाएंगे पाकिस्तान के मिठानकोट। कहां पर स्टूडेंट? पाकिस्तान के मिठानकोट के बाएं तट पर सिंधु नदी अपना जल गिराती है, ये ध्यान में रखेंगे मिठानकोट। ये नाम आप पाकिस्तान के मिठानकोट में बाएं तट पर सिंधु नदी अपना जल गिराती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, सिंधु नदी से कैसे बनता है? भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो स्टूडेंट आप क्या लगाएंगे? ये है सिंधु नदी स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र के बाद बहने वाली, भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। सेकंड कौन सी है? सिंधु नदी है, ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नदी से कैसे क्वेश्चन बनता है? ये बनता है भारत की सबसे लंबी 6 नदियां बताइए। अभी मैंने बताया कि अगर सबसे लंबी भारत की नदी पूछ ली जाए तो आप लगाएंगे ब्रह्मपुत्र। क्या स्टूडेंट? ब्रह्मपुत्र। और सेकंड, जैसे कि अभी हमने बात करी, अगर सेकंड पूछ लिया जाए तो सेकंड है सिंधु। कौन सी नदी सबसे लंबी है सेकंड नंबर पे, तो आप लगाएंगे सिंधु। थर्ड नंबर पे है स्टूडेंट गंगा नदी थर्ड नंबर की भारत की सबसे लंबी नदी है। बात हो रही है टॉप 6 की। पहले नंबर पे ब्रह्मपुत्र,
सेकंड पे आती है सिंधु, थर्ड पे आती है गंगा, फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट सतलज, फिफ्थ नंबर पर आती है गोदावरी और सिक्स्थ नंबर पर आती है स्टूडेंट यमुना। अब मैं इनको आपको किलोमीटर में भी बताती हूँ कि कितने किलोमीटर ये लंबी नदियां भारत में है। तो अगर आपसे ब्रह्मपुत्र की लंबाई पूछ ली जाए तो आप लगाएंगे 2900 किलोमीटर। कितनी स्टूडेंट? 2900 किलोमीटर। ये आप ध्यान में रखेंगे। सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए भारत की तो आप क्या लगाएंगे? ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो आप स्टूडेंट लगाएंगे 2900 किलोमीटर। अगर आपसे सिंधु की लंबाई पूछ ली जाए तो 88-80 किलोमीटर। कितनी? 88-80 किलोमीटर, ये आप ध्यान में रखेंगे। गंगा की तो देखो इजी है, 25-25 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। बात करते हैं सतलज की। सतलज की स्टूडेंट लंबाई है 1500 किलोमीटर। कितनी है? 1500 किलोमीटर, ये आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट गोदावरी की। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। बात करते हैं यमुना की। यमुना की लंबाई है स्टूडेंट 1385 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1385 किलोमीटर। अब स्टूडेंट ये तो हो गई भारत की 6 सबसे लंबी नदियां। भारत की 6 सबसे लंबी नदियां। अब स्टूडेंट जो ये गोदावरी है ये 5 नंबर की भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, और यहाँ से भी स्टूडेंट स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है, क्योंकि मैंने 10 ईयर के यूपी पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताइए। तो अगर आपसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो आप लगा के आएंगे गोदावरी। और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की नदियों के उद्गम की। जो सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ कहाँ से हुआ। जैसे कि मैंने आपको सिंधु नदी का बताया कि भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ, तो मैंने आपको बताया भाई तिब्बत के मानसरोवर। तिब्बत का मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से स्टूडेंट क्या हुआ था? सिंधु नदी का उद्गम हुआ था। कहाँ से हुआ था? अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो तिब्बत के मानसरोवर के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका क्या हुआ? उद्गम हुआ। स्टूडेंट ये तो बात हो गई सिंधु नदी की। अब बात करते हैं सतलज की। सतलज का अगर आपसे उद्गम पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट ध्यान रखें, सतलज का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से। कहां से? राकसताल। और राकसताल कहां पर है? यहाँ पर राकसताल झील से। क्या स्टूडेंट? अगर आपसे सतलज नदी का उद्गम पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल। कोई कई जगह राक्षस ताल भी लिखा होता है, लेकिन ये राकसताल है, राकसताल झील से। तो अगर आपसे सतलज का उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे कि भाई तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से इसका उद्गम हुआ था। ये आप ध्यान में रखेंगे। स्टूडेंट बात करते हैं झेलम की कि भाई झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से। कहां पर? आप ये नाम ध्यान रखेंगे, शेषनाग झील से। जम्मू कश्मीर में बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट चेनाब नदी की। चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे के समीप। स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे चेनाब नदी है इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के समीप से होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं रावी प्लस व्यास नदी की। रावी और व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इस पर बात करते हैं। इसका उद्गम स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप होता है। अगर रावी और व्यास का आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आप लगाएंगे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से क्या होता है, रावी और व्यास का उद्गम होता है। अब स्टूडेंट ये तो हो गई सिंधु नदी तंत्र
कि जो नदियां हैं उनके उद्गम के बाद। और स्टूडेंट ये इस पे आप 3 स्टार लगा लें। यहाँ से आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 100% की श्योरिटी मैं इसलिए लेती हूँ स्टूडेंट, कोई भी टीचर 100% की गारंटी तभी लेता है जब वो काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी पीवाईक्यू सॉल्व करके, हर स्टेट के स्टूडेंट लगभग, मैं जैसे कि जो भी स्टेट का पीसीएस होता है तो मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती रहती हूँ। बाकी जैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ के भी पीवाईक्यू देखती रहती हूँ। तो ना तभी एक टीचर इतनी श्योरिटी से बोल पाता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही, क्योंकि उसने काफ़ी रिसर्च किया होता है, काफ़ी उन चीज़ों पे काम किया होता है, तभी वो आपके लिए कंटेंट तैयार करता है, उसी आधार पर तभी चीज़ों को आपको समझाता है। अब मैं इतने श्योरिटी से यहाँ से इसलिए बोल रही हूँ 3 स्टार, मैं इसलिए रख रही हूँ इसको, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि भाई उद्गम कहाँ से, जैसे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, झेलम का कहाँ से होता है, रावी व्यास का कहाँ से होता है। तो अगर आपने अपने स्टेट के 10 ईयर के पेपर सोल्व करे ना, तो आपने देखा होगा कि भाई नदियों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस टॉपिक को स्टूडेंट इसलिए मैं अच्छे से, चाहे टाइम लग जाए, मैं एक एक चीज को आपको अच्छे से समझाऊंगी। जैसे कि आज अपन कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, कल मैं आपको कराऊंगी गंगा नदी तंत्र। अब स्टूडेंट ये तो बात हो गई सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ कहाँ से हुआ। अब बात करते हैं स्टूडेंट सिंधु जल समझौते की। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सिंधु जल समझौता है ये कब हुआ था। डायरेक्ट यहाँ से भी, जैसे कि एसएससी सीजीएल सीपीओ के एग्जाम होते हैं ना, सीएचएसएल के हो गए, जहाँ पर ज्योग्राफी का पार्ट आता है, तो ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई सिंधु जल समझौता कब हुआ था। 1960 में हुआ था, 70 में हुआ था, 1950 में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। और उस समय पीएम कौन थे? उस समय स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू जी पीएम थे। तो उन्हीं के समय में सिंधु जल समझौता हुआ था। किसके साथ हुआ था वो आप ध्यान रखें, पाकिस्तान के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था स्टूडेंट? ये हुआ था पाकिस्तान के साथ। अब ये समझौता था क्या? तो स्टूडेंट इस समझौते में हुआ था कि जो सिंधु, झेलम और चेनाब नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब। सिंधु, झेलम, चेनाब कहाँ कहाँ पर है? सिंधु ये रही, सिंधु, झेलम और चेनाब। सिंधु, झेलम और चेनाब, ये वाली सिंधु, झेलम, चेनाब नदियों का पानी 80% पाकिस्तान उपयोग करेगा। इसका प्रयोग, जो 80% पानी है इसका यूज पाकिस्तान करेगा। और इन तीनों नदियों का 20% जो 20% जल है उसका प्रयोग भारत करेगा। उसका यूज क्या, उसका उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। ये समझौता था। और जो रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास, सतलज कहाँ पर है? ये है रावी, इसके नीचे व्यास और सतलज, रावी, व्यास, सतलज। ये जो नदियां हैं 3, इनके पानी का उपयोग 80% जल का यूज भारत करेगा और 20% जल का यूज कौन करेगा? पाकिस्तान। तो स्टूडेंट यही था सिंधु जल समझौता, जो कि हुआ था 1960 में। भारत के पीएम उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के बीच में ये सिंधु जल समझौता हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि तुलबुल परियोजना। आपसे यहाँ से भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना था कि तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर है। तो स्टूडेंट तुलबुल परियोजना अगर आपसे पूछ ली जाए अगेन किसी पीसीएस में, तो आप लगाएंगे झेलम नदी पर। स्टूडेंट जो तुलबुल परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? तो आप ध्यान में रखेंगे झेलम नदी। अब झेलम नदी कहाँ पर है स्टूडेंट? झेलम नदी ये रही, झेलम नदी ध्यान रखेंगे। झेलम नदी पर क्या है? झेलम नदी पर है स्टूडेंट तुलबुल परियोजना। कौन सी? तुलबुल परियोजना, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि श्रीनगर, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों श्रीनगर भी झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, क्योंकि झेलम नदी यहाँ पर है और ये है अपना जम्मू कश्मीर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए श्रीनगर झेलम नदी के किस किनारे पर अवस्थित है? अगर श्रीनगर पूछा जाए तो आप लगाएंगे झेलम नदी के। अगर आपसे श्रीनगर पूछ लिया जाए, श्रीनगर कहाँ पर स्थित है, तो आप लगाएंगे झेलम नदी के किनारे पर अवस्थित है। और अगर आपसे जम्मू कश्मीर पूछ लिया जाए, तो स्टूडेंट जम्मू कश्मीर है,
चेनाब नदी के किनारे पर स्थित। चेनाब नदी कहाँ पर है? चेनाब नदी ये रही, चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है स्टूडेंट जम्मू कश्मीर। तो स्टूडेंट ये थी आज की अपनी भारत की नदियों की क्लास। आई होप इन क्लासेस से आपको काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि ये तो आपके फीडबैक से ही पता चल रहा है। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि मैम थैंक यू, आपने ये क्लास स्टार्ट करी। तो स्टूडेंट थैंक यू की ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी की जितनी भी मैं मदद कर पा रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। जिस चीज़ में आपको दिक्कत है, मैं उसको एकदम सरल भाषा में, जितनी भी मैंने रिसर्च कर रखी है, जितना भी मैंने अपनी तैयारी कर रखी है, और जितना भी मुझे आइडिया है कि भाई स्टेट लेवल पीसीएस में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो स्टूडेंट मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें आपको भी बताऊँ, ताकि आपको भी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको एग्जाम में आपको पूरी मदद हो। तो ऐसे थैंक यू की कोई बात नहीं है। आप अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आगे भी हम ऐसी क्लासेस करते रहेंगे। आज जैसे कि मैंने नदियाँ स्टार्ट कराया, आज सिर्फ स्टूडेंट मैंने आपको समझाया है सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र आपकी मुट्ठी में हो जाएगा ये क्लास देखने के बाद। यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, सिंधु नदी तंत्र की, अगर आपसे सिंधु नदी की सहायक नदी पूछ ली जाए, या सिंधु नदी तंत्र के उद्गम की बात करें, सिंधु का उद्गम कहाँ से हुआ, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, सतलज का कहाँ से हुआ, झेलम का कहाँ से हुआ, चिनाब, रावी, व्यास का, तो अब स्टूडेंट आप आराम से आंसर को पुट कर सकते हैं और आपका आंसर राइट ही होगा। अगर आपको देखो मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किया है कि भाई सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, झेलम, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो स्टूडेंट एक एक करके हम चीज़ों को करेंगे। कल करेंगे हम गंगा नदी तंत्र, गंगा कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी गंगा की सहायक नदी है। स्टूडेंट ये नदियों का टॉपिक ना काफ़ी टेक्निकल है। अगर मैं इसमें ये आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगी ना कि भाई चलो सिंधु भी समझा देती हूँ, गंगा भी समझा देती हूँ, ब्रह्मपुत्र भी, तो ना स्टूडेंट मतलब खिचड़ी सी पक जाएगी और बहुत सारी चीज़ें ना मिक्सअप हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम एक एक चीज़ों को समझे। अब देखो ये क्लियर है भाई, ये मैंने आपको एकदम अच्छे से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया कि भाई सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है, कौन से तट से आकर मिलती है। तो अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। और जैसे कि मैंने बताया सभी स्टूडेंट को ब्लैंक मैप खरीद लेना है। ब्लैंक मैप में आपको जैसे स्टूडेंट मैंने मैप से समझाया है, आपको ये चीज़ें अपने खुद प्रैक्टिस करनी है कि भाई मैडम ने बताया था कि भाई सिंधु नदी तो यहाँ से निकलती है, तो वहीं पर पॉइंट करके आपको ऐसे कि कहाँ कहाँ से होकर, कहाँ कहाँ से होकर, कहाँ से और कहाँ पर जाकर मिल जाती है। ये सब आपको स्टूडेंट ज्योग्राफी तभी तैयार होती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग का यूज़ करते हैं। और फिर भरने का प्रयास करना कि भाई सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, व्यास, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, और ये कहाँ पर आके मिलती है सिंधु नदी में। तो ऐसे करके आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो आपको मैप खरीद लेना है, आज ही जाना है सभी मेरे स्टूडेंट को। आप मार्केट जाए, मैप को खरीद ले और उसमें मैप में ये सारी चीज़ें भरने का प्रयास करें, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से नदियों का तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, जो ऑल बेल आइकन होता है ना उसको दबा ले। उससे क्या लाभ होगा, जब भी मैं अपनी स्टूडेंट वीडियो शूट करके डालती हूँ तो सबसे पहले आपकी फ़ोन की घंटी बज जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और घर का सबसे शांत कोना आपको पकड़ना है, कानों में लीड लगानी है और पेन पेपर लेकर बैठना है मेरी कक्षा में। और जो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं वो तो याद है, और जो चीज़ें आपको जैसे होता है ना कि अगर पहले से पढ़ रखे तो रिवीजन हो जाएगी, और जो चीज़ें आपको नई लगती है, कुछ फैक्ट्स आपको नए मिलते हैं तो उनको आपको नोट कर लेना है और बार बार रिवाइज करना है। और प्रीति मैम क्या बोलती है, स्टूडेंट सक्सेस की एक ही की होती है, वो है रिवीजन, 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 रिवीजन। आप जितनी बार जितने अच्छे से रिवीजन करेंगे आप अपनी सक्सेस के उतने ज़्यादा करीब जाएंगे। तो अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें। बीपीएससी वाले स्टूडेंट जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देकर आना और कहते हैं ना एकदम पेपर को फाड़ के आना है। अच्छे से अपना जितनी भी आपने तैयारी करी है उस पर विश्वास रखना है। अभी लास्ट टाइम में ये नहीं सोचना है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बस ये ध्यान रखना आपने जितना पढ़ा है इनफ है और वहीं से पेपर आएगा। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है तो आधी जंग तो स्टूडेंट आप वैसे ही जीत जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।